नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग बात करते हैं इतिहास विषय, जो कि आपके जेटेट एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। और इतिहास विषय का सब टॉपिक है सामाजिक संस्कृति का विकास। जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल इसमें टोटल 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न आपके जो भी हैं सब महत्वपूर्ण है। और इसके उत्तर के साथ इसकी व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को अत्यधिक पवित्र या पूजनीय माना जाता था? ऑप्शन है कुबड़ वाला सांड, गाय, घोड़ा या सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुबड़ वाला सांड। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है, जो प्रारंभिक काल का उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो सिंधु सभ्यता के उन्नत धातु विज्ञान और कलात्मक संस्कृति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद काल में समाज का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर था? तो समाज का वर्गीकरण मुख्य रूप से कर्म और व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वेद के प्रारंभिक कालों में वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं होगी, बल्कि कर्म और जैसे जिसका काम और जैसा इसका व्यवसाय, इस दोनों पर आधारित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें पहली बार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख है, और इसी से यहाँ पे चारों वर्ण की उत्पत्ति का एक रूपक रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संस्कृति में कौन सा प्रमुख परिवर्तन दिखाई देता है? ऑप्शन ए है वर्ण व्यवस्था का जन्म के आधार पर रूढ़ होना, महिलाओं की स्थिति में अत्यधिक सुधार, बाल विवाह का पूरी तरह अंत या राजा के अधिकारों का समाप्त हो जाना। तो जो इसका सही जवाब है वह है वर्ण व्यवस्था का जन्म और के आधार पर रूढ़ होना। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का जन्म के आधार पर रूढ़ होना यहाँ पे शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय दर्शन की षड दर्शन यानी 6 पद्धतियों में से सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना जाता है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन या मीमांस दर्शन? इसका सही जवाब होगा सांख्य दर्शन। ये किसके द्वारा प्रतिपादित था? महर्षि महर्षि कपिल। महर्षि कपिल के द्वारा ये सांख्य दर्शन प्रतिपादित है। भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों में सबसे प्राचीन प्रणाली सांख्य दर्शन को मानी जाती है, जो प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और उसी के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय ने भारतीय सामाजिक संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया? इसका सही जवाब है जाति प्रथा और यज्ञ कर्म कांडों को कठोर चुनौती देकर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में आए कर्मकांड, पशु बलि और बढ़ती जातिगत असमानता के विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, और इन्होंने सामाजिक समानता और अहिंसा की प्रकृति को या इसकी संस्कृति को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने किस नई प्रशासनिक सांस्कृतिक श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की थी? इसका सही जवाब होगा धम्म महामत। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाया और समाज में नैतिक मूल्य
नैतिक मूल्यों और सहिष्णुता सहिष्णुता के प्रचार के लिए धर्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मौर्य काल में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाज में दासों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। अर्थशास्त्र में दासों को आर्य माना गया है और उनके लिए मानवीय नियमों का उल्लेख है। यानी एक तरह कह सकते हैं कि यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्वतंत्र नागरिक को अस्थायी रूप से दास नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पुरुषार्थ के अंतर्गत कौन से 4 तत्व शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय सांस्कृतिक जीवन दर्शन में मानव जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य यही थे। यह पुरुषार्थ को निर्धारित करते थे। और धर्म का मतलब होता है जीवन के कर्तव्य। अर्थ का मतलब होता है भौतिक साधन। काम का मतलब होता है इच्छाएं। और मोक्ष का मतलब होता है आध्यात्मिक मुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कनिष्क के शासन काल में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 सांस्कृतिक शाखाओं में विभाजित हो गया? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी हीनयान और महायान। हीनयान पुरानी परंपराओं पर अड़ा रहा, जबकि महायान ने बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी। बुद्ध की मूर्ति पूजा और भक्ति तत्वों को सांस्कृतिक रूप में शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12। किस गुप्त शासक के काल को भारतीय इतिहास और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये इसको आप VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में कला, वास्तुकला, कालिदास जैसे विद्वानों के साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति के कारण इस काल को सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त काल में भारतीय समाज में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की स्थिति के बारे में किस चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है? सही जवाब होगा इसका फायान। ये फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान लिखा है कि अस्पृश्यता, जो कि जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, इससे समाज, ऐसे लोगों से समाज ऑलवेज दूर रहता था। और जब भी ऐसे लोग जब शहर में आते थे, उन्हें लकड़ी पीटकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण भारत में संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया जो वहां की प्राचीन सामाजिक संस्कृति स्थिति का दर्पण है? तो सही जवाब है इसका तमिल। तमिल भाषा में लिखा गया। और इसमें तमिल समाज और उसके व्यापार, उसकी संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है संगम साहित्य। क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच
सामाजिक धार्मिक चेतना जगाने वाले नए नार और अलवार संत क्रमशः किसके उपासक थे? तो इसका सही जवाब होगा शिव और विष्णु के। नए नार जो थे शिव के उपासक थे और इनकी कुल संख्या 63 थी। कभी कभी ये भी प्रश्न में आ जाता है। और अलवार विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या 12 थी। और इन्होंने समाज में जातिगत भेदभाव का काफी विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से किस धर्म की संस्कृति और आध्यात्मिक कहानियों को दर्शाते हैं, जातक कथाओं को? ऑप्शन है जैन धर्म, सनातन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या आजीवक संप्रदाय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अजंता की गुफा ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफा है। मुख्य रूप से वाकाटक और गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन, उसके पूर्व जन्म की जातक कथाओं का सांस्कृतिक झांकी इसमें मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार के रूप में मिलने वाला धन को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था स्त्री धन। उस समय विवाह के समय जो कन्या या लड़कियों को जो उपहार मिलता था उसको स्त्री धन कहा जाता था और ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्त्री के अधिकार में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में उपनयन संस्कार का महत्व क्या है? तो इसको उपनयन संस्कार का महत्व है बालक का शिक्षा के लिए गुरु के आश्रम में प्रवेश। यहाँ पे एक और नाम से जाना जाता है द्विज, यानी इसका दूसरा जन्म। माना जाता है कि बच्चा अब वेदों के अध्ययन के पात्र बन गया है, अब उसे वेदों का अध्ययन करना है, इसलिए उपनयन संस्कार बालक के औपचारिक बौद्धिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने करवाया था, जो तत्कालीन कला और सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है? इसका सही जवाब है चंदेल राजवंश। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो का जो शानदार मंदिर है, इसका निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंशों ने करवाया था। यह मंदिर स्थापत्य कला और सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है और इसके मंदिर में जो सुंदर सुंदर चित्रण है वो भी अपने आप में अद्भुत है। क्वेश्चन नंबर 20, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बंगाल के थे पालवंश, बंगाल का था पालवंश, पालवंश और उसके शासक रहे, मुख्य शासक रहे धर्मपाल। उन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और यह बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व मध्यकाल यानी राजपूत पीरियड था, उसमें भारतीय समाज में किस कुप्रथा का अत्यधिक विस्तार हुआ जिसका पहला साक्ष्य अभिलेख या साक्ष्य 1510 ईस्वी में एरन में मिलता है? तो जो इसका सही जवाब है वह है आपका सती प्रथा। सही जवाब है राजपूत काल, जो कि पूर्व मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमणों का बड़ा प्रभाव बढ़ गया तो सामंतवादी व्यवस्था के कारण सती प्रथा का सती प्रथा या फिर जौहर करना, जौहर का प्रचलन बहुत बढ़ गया। हालांकि सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण
गुप्त काल के एरन अभिलेख में मिलता है। ये जो 1510 ईस्वी में, सॉरी 510 ईस्वी में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शंकराचार्य ने भारत के चार कोनों में चार मठों की स्थापना की। इसका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यह इसका सही जवाब है, देश में सांस्कृतिक और दार्शनिक एकता सुदृढ़ हुई। कौन कौन चार मठ की स्थापना की? सबसे पहले ऊपर में बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और नीचे श्रृंगेरी। श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक में, पूरी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारतीय समाज में किस नई मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ? का सही जवाब है इंडो इस्लामिक संस्कृति का। भारत में तुर्कों का आगमन हुआ, अफगान शासकों का आगमन हुआ, और इससे भारत की स्वदेशी संस्कृति और इस्लामी संस्कृति के मिलन से स्थापत्य, संगीत, खान पान, खान पान, वेशभूषा में एक नई साझा संस्कृति का विकास हुआ। तो इसका सही जवाब होगा मिश्रित संस्कृति में इंडो इस्लामिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सूफी संतों के रहने के स्थान और उनके वैचारिक विमर्श को के केंद्र को क्या कहा जाता था? मस्जिद, मकतब, खानका या फिर मदरसा? इसका सही जवाब है खानका। सूफी संत के आश्रम या उसके निवास स्थान को खानका कहा जाता था, और यहाँ सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग आकर बैठते थे आध्यात्मिक शांति के लिए। आध्यात्मिक शांति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सूफी मत के किस सिलसिले ने भारतीय समाज में योग और प्राणायाम की क्रियाओं को अपनाया और उनके संत सिद्ध कहला? तो ये जो थे चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिले के जो सूफी संत हुआ करते थे, जैसे कि कुछ नाम है, बाबा फरीद हैं, बाबा फरीद थे। एक बहुत प्रसिद्ध नाम है निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने भारतीय हठ योग की क्रियाओं और प्राणायाम को अपनाया, और इनके उदार सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कारण भारत में हिंदू और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम समाज करीब आया। क्वेश्चन नंबर 26। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का मुख्य सामाजिक संदेश क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईश्वर की भक्ति के लिए जाति, लिंग या सामाजिक स्तर की कोई बाधा नहीं हो, सभी लोग इसमें शामिल हो, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई छोटी जाति या नीची जाति का लोग हो, कोई गरीब हो, सबको समान अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाने का श्रेय किस महान संत को दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संत रामानंद। संत रामानंद ने ही दक्षिण भारत की प्रपत्ति या भक्ति धारा को उत्तर भारत के सामाजिक परिवेश के अनुकूल ढाला, और उन्होंने पहली बार संस्कृत के बजाय हिंदी में उपदेश दिए, और सभी जाति के शिष्यों को इनको स्वीकार करना पड़ा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, कबीरदास की वाणियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया है? इसके सही जवाब है बीजक। कबीरदास के कुछ संकलन एक साथ बीजक में रखे गए हैं, जैसे साखी, सबद, रामायणी, इन सब का संकलन बीजक में किया गया। और इसमें कबीर ने समाज में फैले धार्मिक पाखंड, छुआछूत और अन्य रूढ़ियों पे कड़े और सीधे प्रहार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, महाराष्ट्र के किस संत ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की और विठल, जो कि विष्णु का नाम है, की भक्ति के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया? तो थे संत नामदेव। महाराष्ट्र के संत नामदेव ने वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस सामूहिक भोजन प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है लंगर। गुरु नानक देव ने लंगर लंगर यहाँ पे एक साथ एक लाइन में बैठ के जमीन पे भोजन करते थे, और एक था संगत, यहाँ पे बैठ के एक साथ प्रार्थना करते थे। ये सब की व्यवस्था गुरु नानक देव ने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 31 दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में किस प्रसिद्ध महिला कवित्री ने मधुरा विजयम की रचना की, जो तत्कालीन समाज और साहित्य में महिलाओं की उच्च स्थिति को दर्शाता है? का सही जवाब है गंगा देवी। विजयनगर साम्राज्य के कुमार हुआ करते थे कुमार कंपन, राजा थे कुमार कंपन, और उनकी पत्नी थी गंगा देवी। इन्होंने संस्कृत में एक महाकाव्य लिखा मधुरा विजय। और इसमें महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की कुश्ती, ज्योतिष और राजकाज के बारे में उच्च स्थान दिया गया, बताया गया। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्मों के बीच सामंजस्य और सामाजिक सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए 1582 में किस नए वैचारिक मार्ग की घोषणा की? इसका सही जवाब है दिन ए इलाही, जिसको एक और नाम से जाना जाता है तौहीद ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान अबुल फजल ने आईने अकबरी में भारतीय समाज के किस विशेषता का विस्तार से वर्णन किया? क्या है भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक विविधता का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में संगीत की ध्रुपद शैली के विकास और लोकप्रियता में किस महान संगीतकार का सबसे बड़ा योगदान है? वह थे तानसेन। ग्वालियर के रहने वाले तानसेन, जो कि जिनका असली नाम राम तनु पांडे था, अकबर के दरबार में संगीतकार थे, और इन्होंने ही ध्रुपद गायकी शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और इन्होंने कई सारे नए राग की खोज की, रचना की, और भारतीय संगीत संस्कृति को समृद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मुगल शहजादे द्वारा मुझे सॉरी मुगल शहजादे दारा सिको ने भारतीय उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया, जो उनके सांस्कृतिक समन्वयवादी दृष्टिकोण को दिखाता है? सही जवाब है इसका सिरे अकबरी। शाहजहां के बड़े पुत्र थे दारा सिको,
बाद में औरंगजेब इनको हरा दिया था। ये बहुत महान विद्वान थे। ये काशी के पंडितों की मदद से 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया और नाम क्या दिया? सिर ए अकबर। इसका 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 मतलब हुआ महान रहस्य। इन रहस्यों को खोजने के लिए सिर ए अकबर की का अनुवाद करा, ताकि मुस्लिम और हिंदू संस्कृतियों के बीच दार्शनिक दूरी कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 36। मध्यकालीन भारत में किस नई भाषा का जन्म हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के आपसी संपर्क, सैन्य शिविरों और बाजार के मेलजोल से हुआ? सही जवाब है उर्दू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का मुख्य श्रेय किस अधिनियम को दिया जाता है, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान था? यह था 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार भारतीय नागरिकों की शिक्षा और विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का कानूनी निर्देश दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन। 1835 के मैकाले मिनट का मुख्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का विस्तार करना। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अपने रंग से तो भारतीय हो, लेकिन उसके विचार, उसकी नैतिकता, उसकी बुद्धि अंग्रेज हो। और इसने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान की शुरुआत की, लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 13 है आधुनिक भारत में नव जागरण का अग्रदूत, फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस किसे कहा जाता है, जिन्होंने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की? तो सही जवाब है इसका आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय समाज में जो पूरी तरह से फैला हुआ था वह था अंधविश्वास, इसको खत्म किया। मूर्ति पूजा के खिलाफ आंदोलन किया। अनेक कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन किया। और बाद में 1826 में ब्रह्म समाज के ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटे। राजा राम मोहन राय के अथक सामाजिक और मानवीय प्रयासों के कारण गवर्नर जनरल जो थे, जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में रेगुलेशन 17 के तहत दिसंबर 1829 में सती प्रथा को क्रूर और दंडनीय अपराध घोषित कर प्रतिबंध कर दिया, रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 41। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में किस भारतीय समाज सुधारक का अथक योगदान रहा? तो वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन प्राचीन शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और उसी के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1856 पारित किया, जिससे कि समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर 42। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मुख्य सांस्कृतिक नारा क्या था? तो वह था वेदों की ओर लौटो।
क्योंकि उनका मानना था कि वेदों में पहले जातिवाद नहीं था, छुआछूत नहीं था, बाल विवाह नहीं था। इसलिए उनका मानना था कि मूल वेदों की ओर लौटो, क्योंकि ये सब जो कुरीतियां थी वो मूल वेदों में नहीं थी। और इसलिए उन्होंने समाज को एक शुद्ध वैदिक संस्कृति की ओर लौटने का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र में निचली जातियों की शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? वह थे ज्योतिबा फुले। इनके आगे महात्मा लगता था, तो महात्मा ज्योतिबा ज्योतिबा फुले, और उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा को अधिकार दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया। और ये सत्य शोधक समाज था। शोधक समाज, इसका उद्देश्य जो शोषित जातियां थी उनको सामाजिक शोषण से मुक्त करना था। क्वेश्चन नंबर 44 स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के किस सभा में दिए गए भाषण से भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का परचम पूरी दुनिया में लहराया? तो बता, विश्व धर्म संसद, 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1893 शिकागो में आयोजित था विश्व धर्म संसद, विश्व धर्म महासभा। उसी में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत में अमेरिका के भाई और बहनों से की, जिससे भारतीय वेदांत, योग और सार्वभौमिक सहिष्णुता की संस्कृति का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसर ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ? सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 20वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिण भारत में आत्मसम्मान और गैर ब्राह्मणों के सामाजिक अधिकारों के लिए आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया? सही जवाब है ई वी रामासामी नायकर, जिसको पेरियार कहा जाता था। तमिलनाडु के थे ये। तमिलनाडु के ई वी रामास्वामी नायक पेरियाकर, जिनको जनता प्यार से पेरियार कहती थी, 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। और इनका उद्देश्य था जो पिछड़ी जातियां थी उनको ब्राह्मणवादी वर्चस्व से मुक्त कराकर समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में किस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? सही जवाब है इसका विश्व भारती विश्वविद्यालय। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृति के अधीन रहकर शिक्षा देने और विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्व भारती संस्थान की नींव रखी, जो कला और साहित्य का वैश्विक केंद्र बना। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने भारतीय सामाजिक संस्कृति में सुधार के लिए अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत पिछड़ी जातियों को क्या नाम दिया गया? तो इसको हरिजन नाम से जाना गया। और हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सामाजिक संस्कृति में समानता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अनुच्छेद 17 में ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 जोड़ा गया, जिसमें छुआछूत या अस्पृश्यता का
अंत प्रतिबंधित कर दिया गया या फिर उसे दंडनीय अपराध के रूप में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भारतीय कला साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसी संस्थाओं की स्थापना की? तो सही जवाब 1952 से 54 के बीच में। भारत की आजादी के बाद देश की पारंपरिक ललित कलाओं, लोक नृत्य, संगीत और रंगमंच की सांस्कृतिक विरासतों को पुनर्जीवित और संरक्षित और संस्थागत बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1952 में संगीत नाटक अकादमी और 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो और इसमें सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाले जो नए वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आएंगे वो आपको सीधे मिल जाएंगे। कमेंट जरूर करें, आपको अच्छा लगा, क्या सुधार करना चाहिए, क्या गलत लगा, जरूर कमेंट करें। और हो सके तो इसको शेयर भी करें। आपको अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।